दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, ये एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र का अध्याय 4 कानूनों की समझ। इसमें आप बहुत ही आसानी से ये समझेंगे कि कानून क्या है, क्या कानून सब पर लागू होते हैं, कानूनों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, विवादास्पद या उलझाऊ कानून क्या होते हैं और उन पर लोगों की किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, और अंत में आप इस अध्याय में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों यानी कि पारिभाषिक शब्दावली के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र 8वीं कक्षा का अध्याय 4 कानूनों का समझ। दोस्तों, आप कुछ कानूनों के बारे में जानते होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। आप जानते हैं कि शादी की जो एक निश्चित सीमा बनाई गई है, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। इसके अलावा मताधिकार जो है वो हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है, और इसमें होता ये है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे ऊपर है उसको मत देने का अधिकार है। ये भी एक प्रकार का कानून है। दोस्तों, आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानून भी जानते होंगे, और अभी तक आपने ये जाना है कि कानून बनाने का जिम्मा किसके पास है? संसद के पास। कानून बनाने का जिम्मा पार्लियामेंट के पास होता है। दोस्तों, क्या ये कानून सब पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय अथवा विवादास्पद भी होता है? और इस कारण से एक नागरिक होने के नाते या एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, आज के इस अध्याय में हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, एक प्रोटेस्ट चल रहा है महिलाओं का। तो किस प्रकार का है ये? देखिए, इसके बारे में दिया गया है कि किस प्रकार से अलोकप्रिय कानून या कानूनों का लोगों द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। पहला जो टॉपिक है आज के इस अध्याय का, इसमें हम जानेंगे कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं। दोस्तों, ये सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। क्या? दोस्तों, एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। और क्या आपको लगता है सरकारी अधिकारी ने सही काम किया है? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है? बिल्कुल नहीं। इसलिए दोस्तों, ये जो मुद्दा है कि किसी अधिकारी ने अपने लड़के को, जबकि वो दोषी था या उसने अपराध किया था, उसको देश से बाहर निकलने में मदद करता है, तो ये कानून का उल्लंघन कहलाता है। और जब आपने स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमत थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी सत्ता का जो प्रयोग है वो जनता के हित और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे, और कानून की नज़र में जो समानता का अधिकार है ये सभी नागरिकों को प्राप्त होता है। और इसका अर्थ ये है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। किसी को ऊंच नीच या धन या संपत्ति के आधार पर उसको विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। दोस्तों, हमारा संविधान जो है या हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून के शासन या विधि के शासन का मतलब ये है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति क्यों न हो, उस पर भी जो हमारा कानून है समान रूप से लागू होता है। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है, और सज़ा या दंड तक पहुंचने को भी एक तय प्रक्रिया के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है, जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। प्राचीन भारत में कई प्रकार के कानून थे, और कहा जाए कि प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे, जैसे विभिन्न समुदाय कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। और कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसे निचली माने जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सजा दी जाती थी, और उच्च जातियों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनकी सजा में ढील थी। लेकिन वही अगर जो शूद्र ने अपराध किया है तो उसको जो है
कुछ अतिरिक्त या अधिक सज़ा दी जाती थी। और दोस्तों जैसे औपनिवेशिक शासन जो हमारा था, ब्रिटिश शासन के अधीन जब हमारा देश था, उस दौरान भी कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव का ये चलन खत्म हो गया। दोस्तों बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। कारण क्या हैं? एक कारण ये है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था और इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसमें ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उस पर मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। यहाँ पर देखिए रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों, ये अंग्रेजों के मनमानेपन का एक और उदाहरण था और इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे और भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा और इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। जिस समय सभा चल रही थी उस समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ और उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हुए थे। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे थे और इस पेंटिंग में यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार में गोलीबारी का दृश्य दिखाया गया है। किस तरह निहत्थे लोगों पर ब्रिटिश जो जनरल डायर था उसके आदेश पे गोलियां चलाई गई थी। दोस्तों लोगों का संघर्ष देखिए, भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल या प्रयोग के विरोध करते थे और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया और ये संघर्ष किस चीज़ का संघर्ष था दोस्तों? राष्ट्रवादियों का ये संघर्ष समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था और कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का प्रयोग करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी दोस्तों फैसले लेने में ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे और इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या हुआ, कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग और भी कई तरह से योगदान दे रहे थे। हमारे देश में जो संविधान निर्माण है एक संविधान निर्मात्री सभा ने किया है, आप जानते हैं, और संविधान को स्वीकृत मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे और हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं, कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में आपने पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियों और उनकी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है और इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। दोस्तों लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून जरूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, अब आइए इसके बारे में जानते हैं। तो मुद्दा ये है कि नए कानून किस तरह बनते हैं। दोस्तों कानून बनाने में संसद या विधायिका, आप जानते हैं पार्लियामेंट जो होती है हमारी, उसमें संसद की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। संसद में क्या होता है, संसद में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और वे जन आकांक्षाओं और जन भावनाओं के आधार पर कानूनों का निर्माण करते हैं। दोस्तों कानून बनाने की जो प्रक्रिया है कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं और यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो।
देखिए, एक मुद्दा है घरेलू हिंसा का मुद्दा। जो डोमेस्टिक वायलेंस है दोस्तों, पति पत्नी या पति द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार किया जाना, ये किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा रोकथाम पर कानून बनाने के लिए क्या प्रक्रिया थी, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, जैसे आमतौर पर पति, घर की किसी औरत जैसे पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है और यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में बना। इसमें महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा घरेलू शब्द की समझ की ओर अधिक व्यापक बना दिया और अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से बातचीत हो रही है दो महिलाओं में कि अरे साजिया, आज का अखबार क्या तुमने पढ़ा? महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस नए कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं और उन्हें इस सफ़र की एक कड़ी याद है। देखिए, अप्रैल 1991 में दफ्तर का एक आम दिन किस प्रकार से चलता है, इस रेखाचित्र के माध्यम से समझिए। देखिए किस प्रकार से एक महिला राय मांग रही है कि मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे मारता है और मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं बताई है, मुझे शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा करते हैं। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं चाहूँ तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। एक महिला कहती है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। एक महिला है, वो कहती हैं कि मैं बस चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से न निकाला जाए। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है जिसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। 1990 के दशक में विभिन्न संघों से एक नए कानून की मांग उठती रही। हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। ये जन सुनवाई में देखिए किस तरह से मुद्दा उठाया जा रहा है। 1999 में दोस्तों जब प्रक्रिया आगे बढ़ी तो वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया और इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार को शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए और आर्थिक मदद के बारे में भी इसमें ख्याल करना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से जब नए कानून की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे कानून आते हैं या उनका निर्माण किया जाता है, उसके बारे में आइए जानते हैं। विचार विमर्श के लिए किसी कानून पे अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें भी की गई। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश किया जाना चाहिए और आखिरकार 2002 में ये विधेयक संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक में इस रूप का विरोध करना चाहिए और महिला संगठन द्वारा ये कहा गया कि चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं और साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत आसानी से अपनी राय दे सकें। कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए और संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। दोस्तों, इस कानून में बच्चों को भी अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। देखिए, जो घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2002 था, दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी और इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था और 2005 में
संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया और दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृत के लिए भेज दिया गया। वर्ष 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ है। अक्टूबर 2006 में दोस्तों जब एक संवाददाता सम्मेलन में बुलाया गया तो इसमें ये हुआ कि ये नया कानून क्या है। तो ये पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा को एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं पर राहत प्रदान करेगा और बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। तो ये घरेलू हिंसा संरक्षण और निवारण अधिनियम था। दोस्तों ये कानून कितना महत्वपूर्ण कदम है। ये कानून एक साझे मकान में रहने के लिए महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं और महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकती हैं। और अब एक लंबा सफ़र शुरू होता है। हाँ, हमने इस बात का ख्याल रखा है, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरह नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा, क्योंकि इसीलिए ये कानून इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है और इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती हैं और उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है और इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो कि बचा रहे। देखिए यहाँ पर बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त एक बुक है, वी कैन इक्वल रिलेशनशिप आर वायलेंस फ्री। देखिए दोस्तों, स्त्री और पुरुष के बीच जो सामान्य या समान संबंध होते हैं उसमें हिंसा की बहुत कम गुंजाइश होती है। दोस्तों इस उदाहरण से ये साफ हो जाता है कि जिन नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं और इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्ट, अखबारों के संपादकीय, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है और इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। दोस्तों अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या होते हैं? देखिए, एक स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय होता है और ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत जो है वो सही नहीं थी। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमत व्यक्त कर सकते हैं और बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी इस कानून को दोबारा जो है विचार करने का दबाव बनता है। उदाहरण के रूप में समझते हैं दोस्तों, न्यायपालिका को सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों की पटरी के दुकान लगाने और फेरी लगाने में गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले और फेरी वाले किसी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की ज़रूरतें पूरा करते हैं और बहुत सारी सेवाएं सस्ती कीमत पर कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं और इससे उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होता है और टकराव की स्थिति पैदा होती है। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले लेने के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं और अदालत को यदि ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह इसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द किया जा सकता है। दोस्तों हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती है। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि सांसद
जिनको कि हमने अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है वो क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। और इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। तो ये था आज का वीडियो, कानूनों की समझ। दोस्तों इस अध्याय में जो शब्द आए थे, महत्वपूर्ण शब्द, उनके बारे में जानते हैं। आलोचना दोस्तों किसी व्यक्ति या चीज़ की कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का प्रयोग सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है विकास क्रम। दोस्तों सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है और आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं में किसी प्रजाति के विकास का वर्णन के लिए किया जाता है। और इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानूनों के रूप में विकसित हुआ। एक शब्द आया है दोस्तों राजद्रोह। राजद्रोह क्या है? तो जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। यानी सरकार का विरोध या उसके किसी नियम कानून या उसके सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति जब विद्रोह होता है तो राजद्रोह किया कहा जाता है। और राजद्रोह के अंतर्गत सरकार किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। दमनकारी दोस्तों, दमनकारी शब्द जो है स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करने को कहा जाता है। और इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं, उन्हें सभा करने पर अपनी बात सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोक भी देते हैं। तो ये सब दोस्तों ये था आज का वीडियो, कानूनों की समझ। इसमें आपने जाना कानून क्या होते हैं, कानून सब पर लागू किए जाते हैं या नहीं, कानूनों का निर्माण कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, और अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून क्या होते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।